नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंडिया क्लासेज में। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि जितने भी एग्जाम्पल थे जो उष्मा के बारे में बने हुए हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको अपन ने डीप से पढ़ा। आज अपन बात करते हैं बेसिक से विशिष्ट उष्मा के बारे में। तो विशिष्ट उष्मा बेसिक से होती क्या है? तो विशिष्ट उष्मा के बारे में ध्यान में रखना है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा। या फिर अपन दूसरे शब्दों में कहें इसको कि एकांक द्रव्यमान का ताप, एकांक द्रव्यमान का ताप एकांक बढ़ाने के लिए, एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा के बारे में अपने को ध्यान में रखना है कि एकांक द्रव्यमान का ताप एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा विशिष्ट उष्मा कहलाती है। या फिर अपन बोले किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट। इसके अगर सूत्र की बात करें तो यह सूत्र होता है इसका Q इज इक्वल टू क्या होता है? MS डेल्टा T। यहाँ पे Q क्या है? Q होता है यहाँ पे क्या? उष्मा। और M क्या है? M फॉर मास होती है। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। S क्या है यहाँ पर? S क्या है? यही विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट इसको बोल सकते हैं अपन, विशिष्ट उष्मा। और ये डेल्टा T क्या है? डेल्टा T है तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अपने को स्पेसिफिक हीट है, उसकी यूनिट निकालनी है, उसका मात्रक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके आधार पर मात्रक निकालें तो S अगर मैं इधर ले लूं तो ये Q इधर आ जाएगा, और ये M है गुणा में, ये कहां पे आ जाएगा? भाग में, और ये डेल्टा T भी किस में आ जाएगा? भाग में। ठीक है। इसके अनुसार S इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, ये बन जाएगा। अब इसके अपन मात्रक निकालें तो अपनी जो उष्मा होती है उसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? जूल। और उसके बाद अगर मैं M क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और अगर मैं बात करूं कि अपना जो तापमान है, तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अपन ये तो अपना ऐसा ही मात्रक हो गया। सीजीएस मात्रक यहां से निकालें तो सीजीएस मात्रक में अपन यहां पे निकाल सकते हैं कि जूल की जगह क्या आ जाएगा? कैलोरी। किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम इनवर्स। और अगर केल्विन की जगह क्या आ जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी अपन डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ये बोल सकते हैं। उसके बाद अपने को ध्यान में रखना है कि जो अपना जल होता है उसकी विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है। अपनी अब यह बात अपन ने पहले भी बताई थी जल समीर और स्थल समीर में, कि जल की विशिष्ट उष्मा या पानी की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है। उसके कारण वह देरी से गर्म और देरी से ही क्या होता है? ठंडा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? सर्वाधिक, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा होती है, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा हाइड्रोजन गैस की होती है। किसकी होती है? हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की होती है। लेकिन उसके बाद किसकी होती है? पानी की होती है। पानी की विशिष्ट उष्मा के बारे में अपन बात करें तो पानी देरी से गर्म और देरी से ही क्या होता है? ठंडा होता है। पानी के बारे में विशिष्ट उष्मा होती है, कितनी होती है? 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये किसमें होती है? जूल किलोग्राम केल्विन इनवर्स। लेकिन इसको पूछा जाए कि ये कैलोरी ग्राम इनवर्स में कितनी होती है, तो ध्यान में रखना है 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स और सेंटीग्रेड इनवर्स ये किसमें होती है? कैलोरी में। उसके बाद जो बर्फ होती है, बर्फ की भी क्या होती है? विशिष्ट उष्मा होती है। बर्फ की विशिष्ट उष्मा इसकी क्या होती है? आधी होती है पानी की। इसकी 4200 है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 2100। 2100 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स किसकी होती है? बर्फ की विशिष्ट उष्मा होती है। होती कितनी है अपने को ध्यान में रखना है, इसमें आ जाएगी आधी हो जाती। इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? आधी। 0.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अपना जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, ध्यान में रखना है कि खाना पकाने वाले बर्तन, खाना पकाने वाले बर्तन, खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उनकी विशिष्ट उष्मा अपने को ध्यान में रखनी है। क्या रखेंगे अपन? कम रखेंगे विशिष्ट उष्मा, या फिर एस, इसको एस विशिष्ट उष्मा क्या रखेंगे? कम रखेंगे। लेकिन चालकता,
चालकता क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे, क्योंकि अपने को ध्यान में रखना है कि विशिष्ट ऊष्मा जिसकी अधिक होगी वह जल्दी देरी से गर्म और देरी से ही क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन अपन जो खाना पकाने वाले जो बर्तन हैं उनको अपने को क्या करना है, जल्दी गर्म करना है। तो जल्दी गर्म करना है तो उनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या रखेंगे, कम रखेंगे, लेकिन उसमें चालकता उनकी क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। यही बात इसमें और पूछी जाती है कि अपने गाड़ियों के जो रेडिएटर होते हैं, गाड़ियों के रेडिएटर में भी पानी का उपयोग क्यों किया जाता है, ये कई बार पूछा जाता है। तो गाड़ियों के रेडिएटर में पानी का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद एक नाम और आता है विशिष्ट ऊष्मा के अलावा, एक और बजाता है उष्माधारिता। उष्माधारिता इसी से रिलेटेड वर्ड है ये। उष्माधारिता क्या होती है, उष्मा के धारण करने की क्षमता, उष्मा के धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, उष्माधारिता। अगर मैं 1 ग्राम द्रव्यमान की बात करूं तो वो किस में आएगी, विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन उष्माधारिता में क्या होगी, कुल द्रव्यमान का ताप या पदार्थ के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, उष्माधारिता। अगर 1 ग्राम द्रव्यमान की बात हो तो क्या आएगी, विशिष्ट उष्मा। लेकिन कुल द्रव्यमान आ जाए, संपूर्ण द्रव्यमान आ जाए, तो संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलेंगे अपन, उष्माधारिता कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे नोट लगा के नोट कर लो एक बात, कि जो विशिष्ट उष्मा होती है, विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। लेकिन जो उष्माधारिता है, उष्माधारिता जो है पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। लेकिन उष्माधारिता पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह आपको ये बात ध्यान में ही रखनी है। अपने विशिष्ट उष्मा के बारे में अपन ने बात की, विशिष्ट उष्मा के बारे में बात की, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलेंगे, विशिष्ट उष्मा। इसका सूत्र होता है Q = ms डेल्टा टी। यहाँ पे Q क्या है, उष्मा, m क्या है, द्रव्यमान, s क्या है, विशिष्ट उष्मा, और डेल्टा टी तापमान में क्या हो जाएगा, अंतर। इसका मात्रक निकाले अपन, आता है जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, और अगर सीजीएस मात्रक निकाले तो क्या आ जाएगा, कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स। उसके बाद सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। और पानी की विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, कितनी होती है, 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स या केल्विन इनवर्स। और अगर कैलोरी में देखें तो कितनी होती है, 1 होती है, सर्वाधिक पानी की मानी जाती है। उसके बाद बर्फ है, बर्फ की पानी की आधी होती है, इसकी 4200 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2100 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर मैं बात करूं कि इसमें कैलोरी में कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या 0.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। उष्माधारिता की अगर बात करें तो उष्माधारिता में क्या होगा, संपूर्ण द्रव्यमान या कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी उष्माधारिता। और अगर एक बात और नोट लगा के मैंने लिखवाई कि जो विशिष्ट उष्मा होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन जो उष्माधारिता है वो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। उसके बाद अपन बात करेंगे, इसी के नेक्स्ट टॉपिक है एक अपना गलन की गुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा बेसिक से होती क्या है, इसके बारे में अपने को ध्यान में होना चाहिए। लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं, गलन की गुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में अपने को ध्यान में रखना है कि कोई भी पदार्थ है उसके तापमान को नियत करके, तापमान को अपन कांस्टेंट मान ले, किसी भी पदार्थ के ताप को नियत करके उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा, उसकी अवस्था परिवर्तन
के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मैंने बताया किसी पदार्थ के ताप को नियत करके, तापमान को अपन को कांस्टेंट मान लेना है, किसी भी पदार्थ के ताप को नियत करके उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। अपने को ध्यान में रखना है कि जो गलन की गुप्त ऊष्मा है उसका सूत्र क्या होता है? Q = ml। इसमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे L लेटेंट हीट है, यहाँ पे Q क्या है? ऊष्मा है, M क्या है? द्रव्यमान, और L क्या है? लेटेंट हीट, जिसको क्या बोल देंगे अपन? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, इसका मात्रक निकाले तो कैसे निकाले कि L बराबर क्या हो जाता है? Q/m हो जाता है। इससे m इसके इधर किसमें आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो Q है उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो इसका मात्रक क्या निकल के आया? जूल किलोग्राम इनवर्स। लेकिन इसको अपने सीजीएस में निकाले तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? जूल की जगह क्या हो जाएगा? कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम या फिर कैलोरी क्या बोल देंगे इसको? कैलोरी ग्राम इनवर्स, ये भी इसको बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो दो बातें इसमें ध्यान में रखनी है कि अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ये क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा। लेकिन मैं बात करूं कि जो अपने बर्फ होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, दो बातें ध्यान में रखनी है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है छुपी हुई ऊष्मा, जो उसके अंदर निहित होती है, दिखती नहीं है लेकिन छुपी हुई रहती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और लेकिन इसी में ध्यान में रखना है जो वाष्प होती है या फिर जिसको क्या बोल देंगे अपन? भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536 या फिर इसको अपन कैलकुलेशन के हिसाब से सही करने के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अपन अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी है, ठीक है, और एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या है? बर्फ है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के बजाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ में ज्यादा ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? ध्यान में रखना है, पानी की गुप्त ऊष्मा होती है कितनी? 80 कैलोरी पर ग्राम। इसी के लिए बर्फ में ज्यादा ठंडक महसूस होती है। उसके बाद दूसरी बात पूछी जाती है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के बजाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के बजाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाष्प में ज्यादा जलन महसूस होती है। क्यों जलन महसूस होती है? क्योंकि वाष्प की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। इसी के कारण भाप से अपने को जलन महसूस ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, गलन की गुप्त ऊष्मा अपन ने पढ़ ली, विशिष्ट ऊष्मा अपन ने पढ़ ली, और ऊष्मा धारिता भी अपन ने पढ़ ली। गलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में अपन ने बताया किसी पदार्थ के ताप को नियत करके उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा। लेकिन अपने को बताया कि बर्फ की जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो याद ही करनी है। कई बार एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और अगर मैं बात करूं कि अपनी जो बर्फ है, छोरी भाप होती है, उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसी से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? यह अपना क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 केजी बर्फ को या 1 किलोग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो ध्यान में रखना है, पहले तो अपन ध्यान में रखें कि इसमें 3 बार अवस्था परिवर्तित होगी। देखना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? बर्फ है। ठीक है,
उसके बाद ये अपना दूसरा डायग्राम देखते हैं, इसमें ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली क्या है, पानी है, ठीक है। उसके बाद ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी है, वो किसमें परिवर्तित होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाष्प में, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले अपन देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ है, बर्फ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित हो रहा है, तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। पहले बर्फ था, अब क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। तो पानी बन रहा है तो अवस्था परिवर्तित हो रही है, अवस्था परिवर्तन होगा तो क्या आएगा, गलन की गुप्त ऊष्मा, या गलन की गुप्त ऊष्मा, या गुप्त ऊष्मा लिख दे यहाँ पे। गुप्त ऊष्मा कितनी हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा का सूत्र बताया था मैंने, Q इज इक्वल टू क्या होता है, ml। तो यहाँ पे Q निकालना है अपने को, m द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 kg, और लेटेंट हीट कितनी होती है बर्फ की, कितनी होती है, 80 होती है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो कितनी आई यहाँ से, 80 आई, ठीक है। उसके बाद पानी में तो परिवर्तित हो गई, पहली प्रोसेस यही थी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ किसमें परिवर्तित हो गई, 0 सेंटीग्रेड वाली पानी में। लेकिन पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित होगा पहले, ठीक है, और उसके बाद ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले किसमें परिवर्तित होगा, वाष्प में। ये 4 प्रोसेस होगी इसकी, ठीक है। अब पानी में तो परिवर्तित हो गया, लेकिन पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होगा, तो अवस्था परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी क्या है, पानी है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कौन सी आएगी, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, अवस्था परिवर्तित नहीं होती तो क्या आते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, ms डेल्टा T। अपने को ध्यान में रखना है, Q निकालना है, ऊष्मा तो निकालनी है, तो m द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1। और आपको ही पता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। अगर कैलोरी ग्राम इनवर्स में अपन बात करें, 1 होती है। और टेम्परेचर में कितना अंतर आया, 0 से कितना बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100 आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना आया, 100 आया, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रोसेस इसमें क्या होगी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाष्प में परिवर्तित होगा। तो कैसे होगा, इसमें पानी वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो क्या होगा, गलन की गुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा होगी। अवस्था परिवर्तित होते ही अपने को ध्यान में रखना है, अवस्था परिवर्तन जहां पे हो गया उसका मतलब क्या आ जाएगी, गुप्त ऊष्मा। अब ये गुप्त ऊष्मा इसकी कितनी आ जाएगी, Q इज इक्वल टू क्या होता है, ml। तो यहाँ Q द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 kg, ठीक है। और लेटेंट हीट कितनी होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा मैंने बताई थी कितनी होती है, 540, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 540 को 1 से गुणा किया तो कितनी आ जाती है, 540। तो अपने को ध्यान में रखना है, ये तीनों प्रोसेस को अपन जोड़ दें, 80 प्लस 100 प्लस 540 तो कितना आ जाता है, ये 640 और ये आ जाता है 720 कैलोरी। ये आंसर होगा अपना, ठीक है। अपने को ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 1 किलोग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा, 720 कैलोरी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसी में 2 ही बातें ध्यान में रखनी है। अगर अवस्था परिवर्तित हो रही है तो क्या लेनी है अपने को, गलन की गुप्त ऊष्मा। और अगर अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है तो क्या लेनी है अपने को, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं कि 20 किलोग्राम वाली बर्फ है, 5 kg। ये ले लेते हैं क्वेश्चन कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 5 किलोग्राम बर्फ के 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाष्प में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी। ये पूरे एग्जाम का सार है, पूरे के पूरे। ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, आजकल डीप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी में मैं बात करूं कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ये बर्फ है 5 किलोग्राम, तो -20 पे आपको पता है कि बर्फ ही होगी। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाष्प में परिवर्तित होने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यही अपन बात करें कि पहला इसमें डायग्राम बनेगा कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली क्या है, बर्फ है। ये अपन मान लेते हैं बर्फ है, ठीक है। ये पहले किसमें चेंज होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली किसमें परिवर्तित होगी, बर्फ में परिवर्तित होगी, ठीक है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो बर्फ है वो किसमें परिवर्तित होगी,
0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित होगी, ठीक है। और उसके बाद ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी है, ये किस में परिवर्तित होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली पानी में। और लास्ट में अपने को ध्यान में रखना है कि ये अपना जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी है वो किस में परिवर्तित होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाष्प में परिवर्तित होगा। ये 5 प्रोसेस पूरी होगी तब जाके ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ है वो किस में परिवर्तित हो रही है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ में। यहाँ पे अवस्था परिवर्तित हो रही है क्या? नहीं हो रही है। अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है तो अपने को क्या लगाना है यहाँ पर? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र आपको ही पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा T। यहाँ पे द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम। अपने को बताया था कि जो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? आधी होती है। 0.5 लिख दो या आधा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे डेल्टा टी तापमान में अंतर कितना आएगा? ये 20 है। -20 से कितना हो जाएगा? 0 तक कितना हो गया? 20 हो गया। तो इससे कट जाएगा, ये 2 कट गया, 10 10 50 कितना आ गया? 50 कैलोरी, ठीक है। 50 कैलोरी तो आ गया। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित होने के लिए क्या करेगा? तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे अवस्था परिवर्तित हुई क्या? बर्फ से पानी चेंज हो रहा है तो अवस्था परिवर्तित होगी। अवस्था परिवर्तित होगी तो क्या आएगा? गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा ध्यान में रखना है क्या था? Q इज इक्वल टू क्या होता है? ml। द्रव्यमान कितना था? 5 kg। और लेटेंट हीट आपको पता है कि बर्फ की कितनी होती है? 80। तो 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा। 400 कैलोरी यहां से आया। उसके बाद अपना तीसरा जो इसी में बात करेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित हो रहा है। ये प्रोसेस होगी नेक्स्ट। तो इसी में कोई अवस्था परिवर्तित हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो क्या आएगी? विशिष्ट ऊष्मा। क्या आएगी? विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा आएगी, वही सूत्र Q इज इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा T। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान था m वो कितना था? 5 किलोग्राम। ये 5 लिख दिया अपन ने, ठीक है। और अपने को ध्यान में रखना है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और टेम्परेचर में अंतर कितना आया? 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया तो अंतर कितना आया? 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कैलोरी आई? 5 को अगर 100 से गुणा किया तो कितना आता है? 500 कैलोरी, ठीक है। और अपनी लास्ट प्रोसेस बचती है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वाष्प में परिवर्तित हो। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तित हो रही है क्या? हो रही है। अवस्था परिवर्तित होगी तो क्या आएगी? यहाँ पे गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे गुप्त ऊष्मा आएगी तो क्या ध्यान में रखना है? गुप्त ऊष्मा का सूत्र Q इज इक्वल टू क्या होता है? ml। द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5 kg। तो 5। और लेटेंट हीट आपको पता है कितनी होती है वाष्प की? 540। अब 540 को अपन 5 से गुणा करें तो आता है 2700 के लगभग, 2700 कैलोरी के लगभग, ठीक है। अब इनको पूछा, पूरे क्वेश्चन का अपने को सार निकालना है तो ध्यान में रखना है, सबको जोड़ देना है। कितने आ जाएगी? पहले 50, उसके बाद कितनी? 400, उसके बाद 500, उसके बाद कितना आया? 2700। 2700 और 9 कितना हो गया? 36 और 3650 के लगभग टोटल आ जाएगा। 3650 कैलोरी आंसर आ जाएगा अपना। ऐसे अपने को बड़े से बड़ा क्वेश्चन या छोटे से छोटा क्वेश्चन अपन आराम से इसको निकाल सकते। न्यूटन के शीतलन का नियम। न्यूटन के शीतलन के नियम की अपन बात करें तो इससे बेसिक से अपने को ध्यान में रखना है क्या होगा कि कोई वस्तु है वो बहुत उच्च ताप पे गर्म है, बहुत उच्च ताप पे गर्म है, तो वो ठंडी होने में जितना समय ले रही है तो वह थोड़ी ठंडी से पूरी ठंडी होने में उससे अधिक समय लेगी, ठीक है। कैसे ध्यान में रखेंगे? जैसे मान लो कोई भी टेम्परेचर है, जैसे 60 डिग्री, कोई भी चाय है या पानी है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में कितना समय ले रहा है? ये मान लो कि 5 मिनट का समय ले रहा है। लेकिन यही 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट से अधिक। 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। यही अपने का क्या है? न्यूटन के शीतलन का नियम। कि अपने को एक ध्यान में रखना है कि जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी ठंडा हो रहा है तो 5 मिनट ले रहा है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में वो कितना समय लेगा? 5 मिनट से अधिक समय लेगा। इसको एक सूत्र के द्वारा अपन डिराइव करें तो ये सूत्र होता है इसका Q1
माइनस Q2 अपॉन T इज इक्वल टू होता है K, कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और ये आता है Q0, है ना। ये इसका सूत्र होता है बेसिक से। अगर हम पर डीप में जाके थोड़ा स्टडी करें इसका तो ध्यान में रखना है होगा कैसे। तो Q1 माइनस Q2 पहले K की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो K की वैल्यू निकालने के लिए Q1 माइनस यहाँ पे Q1 कितना था, टेम्परेचर पहले 60 था, ठीक है। Q2 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कितना समय लगा इसमें, 5 मिनट का समय लगा। और ये अपना K ऐसे का ऐसे, Q1 और Q2 जो अपन ने मान लिया पहले वही रखना है। तो ये अपना Q1 कितना माना था, 60 माना था, और Q2 कितना माना था, 50 माना था। इसमें 2 का भाग दे दिया। और ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या फिर अपने को वैसे रख लेना है कि ये Q0 क्या है, रूम टेम्परेचर या कमरे का ताप। कमरे का ताप कितना मान के चलेंगे अपन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलेंगे। अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहां से मान के चलते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कितना, 25। तो यहाँ पे 60 में से 50 गया, कितना बचता है 10, 10 में 5 का भाग दिया। उसके बाद अपना K आ जाता है और यह आ जाता है 110, 110 बटे 2 माइनस 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 में 5 का भाग दिया तो 2 आता है, और यहाँ पे K ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 110 में 2 का भाग दे तो आता है कितना, 55, ठीक है। और 55 में से 25 गया तो कितना बचता है, 30 बचता है, ठीक है। और ये 30 इधर आके किसका हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो K की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 2 बटे 30 आ जाएगा, तो ये कट के आ जाएगा 1 बटे 15। ये अपने को ध्यान में रखना है, कितना आ जाएगा। K की वैल्यू निकालने के लिए अपने ये तामझाम किया पूरा का पूरा कि K की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 बटे 15। अब 1 बटे 15 यहां से आ गई, तो अपने को इसको आगे सोल्व करें तो ये 50 से 60 होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे Q1 मान लेना है कितना, 50, और Q2 मान लेना है अपने को कितना, 40। तो ये अपना सूत्र में रखते हैं अपन, 50 माइनस 40 बटे T निकालना है, ये T वाला, तो T ऐसे कैसे आ जाएगा। और उसके बाद Q1 प्लस Q2, K की वैल्यू अपने को दे रखी है, यहाँ पे आई थी अभी, कितनी आई, 1 बटे 15। और इसी से Q1 प्लस Q2, तो 50 प्लस 40 बटे कितना आ गया, 2, और माइनस क्या था, रूम टेम्परेचर रख देंगे अपन 25। अब इसी को सॉर्ट आउट करें पूरा का पूरा, तो 50 में से 40 गया, कितना बचता है, 10। ये T 1 बटे 15 ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे 50 और 40 कितना हो जाता है, 90 बटे 2 माइनस 25, ठीक है। आगे और सोल्व करेंगे, 50 बटे T 1 बटा 15, तो ये 90 में 2 का भाग दिया तो कितना आता है, 45, और 45 में से 25 गया तो कितना बचता है, कितना बचता है भाई, 20 बचता है, ठीक है। अब अगर इसको और काटे अपन तो ये 10T आ जाएगा, यहाँ पे 20 बटे 15। इसको और काट ले अपन, 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, ठीक है। तो यहां से अपन सोल्व करेंगे तो ये T बराबर, ये वज्र गुणा कर ले, इसको वज्र गुणा कर ले, तो T को 4 से गुणा करें तो आता है 40, और इधर 10 को 3 से गुणा करें तो आता है कितना, 30, ठीक है। तो T बराबर कितना आया यहाँ से कि 30 बटे 4 कितना आता है, 7.5 मिनट। ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। न्यूटन के शीतलन के नियम की बात करें तो ध्यान में रखना है कि कोई भी पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में अगर 5 मिनट का समय लेता है, तो अपन इसको डिराइव करके वैसे देखें सूत्र के अनुसार, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 से अधिक समय लगेगा। 5 से अधिक समय लेगा तो कितना लेगा, वो 7.5 मिनट का समय लेगा। 10 किलोग्राम वाली बाल्टी है दूसरी भी, उसमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, ये मान लो भाई एक डायग्राम बना के समझ लो कि यहाँ पे 10 किलोग्राम पानी है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और दूसरा आपने को दे रखा है कि यहाँ पे भी 10 किलोग्राम पानी है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, अगर द्रव्यमान समान हो, द्रव्यमान अगर समान हो, यहाँ पे भी 10 दे रखा है और यहाँ पे भी 10 दे रखा है, तो अपने को बेसिक से क्या निकालना है, इसका एवरेज निकाल लेना है। एवरेज निकालेंगे अपन तो ये 60 प्लस 40 बटे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 और 40 कितना हो गया, 100 बटे 2 कितना आ गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो मिश्रण है दोनों का, इन दोनों बाल्टियों के पानी को अपन मिला दें, दोनों बाल्टियों के पानी को मिला दें, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, तो जो मिश्रण है उसका तापमान कितना होगा, तो ध्यान में रखना है कितना होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो बात हुई कब की, जब अपने को द्रव्यमान समान दे रखा हो 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान अगर समान ना हो,
तब क्या करना है, तब के लिए यहां पे अलग से मामला आएगा और वही एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे में, एलपी में कई बार इससे क्वेश्चन आए थे और बेसिक से कई स्टेट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें स्क्रीन पे अपन देखें तो फिर से पढ़ेंगे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 लीटर पानी को प्लास्टिक की बाल्टी में डाला जाता है जिसमें पहले से ही 10 लीटर पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। इससे अपन बात करते हैं क्वेश्चन की आंसर अपन करें तो पहला टेम्परेचर दे रखा है अपने को 80 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा कितना दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कितना पानी है ये दे रखा है 2 kg और ये कितना दे रखा है 10 kg। यही क्वेश्चन है। अब अपने से पूछा है कि दोनों को अगर बाल्टियों में पानी को अपन मिला दे तो मिश्रण का तापमान कितना होगा। ये ध्यान में रखना है, दो बात ध्यान में रखनी है कि मैंने सबसे पहले ये पूरे के पूरे चैप्टर का सार है बेसिक से देखा जाए तो कैसे कि उष्मा का संचरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, या फिर उष्मा का संचरण हमेशा किसके कारण होता है, तापांतर के कारण होता है, तापमान में अंतर के कारण होता है। जब इन दोनों बाल्टियों का टेम्परेचर समान हो जाएगा तब उष्मा का संचरण होगा क्या, नहीं होगा। यहां पे ध्यान में रखना है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो पानी है वो उष्मा देगा, किसको देगा, 20 डिग्री वाले सेंटीग्रेड वाले पानी को, और ये उष्मा 20 डिग्री वाला सेंटीग्रेड वाला पानी उष्मा क्या करेगा, लेगा। जब तक वो ये क्रिया चलती रहेगी जब तक कि दोनों का जो मिश्रण का तापमान है वो समान नहीं हो जाए। तो अपना का बीच का एक टेम्परेचर मान लेते हैं अपन T, जो अपने को निकालना है, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो टेम्परेचर से ये तो उष्मा देगा और ये उष्मा ग्रहण करेगा। सबसे ज्यादा उष्मा किसकी है, इसको बेसिक से अपन समझे, अपन सबसे ज्यादा उष्मा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसके बाद किसमें है T में, क्योंकि दोनों का मिक्सचर बनेगा उसमें ज्यादा ही होगी, और उसके बाद किसमें है 20 में, ठीक है। इसको अपन बेसिक से अगर हल करें तो ध्यान में रखना है कि जो पानी से पानी चेंज हो रहा है तो विशिष्ट उष्मा वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे अपन। Q इज इक्वल टू क्या होता है, ms डेल्टा T होता है, ठीक है। Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। अपने को द्रव्यमान पहले वाला कितना दे रखा है, दोनों का टेम्परेचर अगर समान कर दे तो क्वेश्चन हो जाएगा। द्रव्यमान पहले का दे रखा है 2 kg, ठीक है। स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा पानी की कितनी होती है, 1 ही होती है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है। डेल्टा T तापमान में अंतर, तापमान में अंतर की बात करें तो 80 डिग्री वाला टेम्परेचर ज्यादा है बजाय किसके, T के, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, हमेशा ध्यान में रखना है। मैं फॉर्मूले से नहीं ड्राइव करा रहा, वैसे कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो 80 में से क्या घटेगा, T घटेगा, क्योंकि ज्यादा वाले में से क्या घटेगा, कम वाला घटेगा। उसी के बाद अपन बात करें कि ये 10 किलोग्राम पानी है, M आ गया, और उसके बाद यहां पे अपने को ध्यान में रखना है कि जो पानी की विशेष उष्मा 1 होती है। उसके बाद ये T में से 20 घटेगा या 20 में से T घटेगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा वाले टेम्परेचर में से कम वाला टेम्परेचर घटेगा, तो T में से क्या घटेगा, 20 घटेगा, तो T माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतना क्लियर है तो पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, अपन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कंफ्यूजन होता रहेगा कि T में से 20 घटाएं, 20 में से T घटाएं, 80 में से T घटाएं या T में से 80 घटाएं, ठीक है। आगे अपन शॉर्ट आउट करते हैं इसको, 2 से ये 10 कट जाएगा कितने बार, 5 बार, तो यहाँ पे क्या बचा 80 माइनस T बराबर क्या बचा 5T माइनस 5 को 20 से गुणा करें तो आता है 100। अपन इसको इधर लेके जाएं तो ये 5T और ये T मिलके क्या बन जाता है 6T, और ये इधर माइनस का है, इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा 80 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 180। 180 बराबर क्या आ गया 60, और इसमें बात करें कि 180 इधर ये 6 किस में है, गुणा में है, इधर आके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो भाग लग जाएगा, तो 180 में अगर 6 का भाग दे तो T बराबर कितना आता है 30 आता है, 36 18, तो ये 30, तो मिश्रण का तापमान कितना होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को ध्यान में रखना है कि जो पहली बाल्टी है उसमें 2 किलोग्राम पानी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, और दूसरी जो बाल्टी है उसमें 10 किलोग्राम पानी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। दोनों को अगर मिक्स कर दें अपन या मिश्रित कर दें तो मिश्रण का तापमान कितना आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा ध्यान में रखना है कि द्रव्यमान ऐसे का ऐसे, जो ज्यादा टेम्परेचर है उसमें कम वाला टेम्परेचर अपन घटाएंगे तो 80 में से T घट जाएगा, और इसमें अगर बात करें अपन तो ये T में से क्या घट जाएगा 20 घट जाएगा। बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो मिश्रण का तापमान कितना आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अपन ने आज पढ़ा उष्मा संचरण की विधियां, सारे के सारे हीट और टेम्परेचर आज अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।